शांति शांति शांति। इसके अंदर इको आ रही है मेरी। आज ये टेक्स्ट से पहले एक पैसेज मेरे को ऐसा मिला है एजेंडा के अंदर जब मैं पढ़ रहा था, ये दूसरे वॉल्यूम के अंदर है। ये बहुत ही जबरदस्त है और ऐसी कई चीज़ों की इंसाइट हमको देता है जैसी हम कल्पना ही नहीं कर सकते और कोई दूसरी जगह हमको ये चीज़ नहीं मिलती। तो मेरे को लगा कि आप लोगों से ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। मैं ये इंग्लिश में है, ये पढ़ देता हूँ। आप इसको कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आए, कोई चीज़ हो, क्लैरिटी के अंदर कहीं दिक्कत हो, स्क्रीन शेयर कर दो ना। स्क्रीन शेयर। आता है क्या? आया नहीं स्क्रीन तुम्हारा इसमें। यहाँ से तो हो गया। कोई नहीं, पढ़ दो, आएगा तो। आ गया, आ गया। इसको एनलार्ज कर दो। हाँ ठीक है, आ गया। ये है द सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन इंडिया। The significance of caste differences in India. हाँ। It is not at all the same as in the West, in Europe or America. Not at all. Basically, the people in those countries are made of the same stuff as we are. वी आर का मतलब ये इस समय कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, भारतीयों के लिए नहीं कह रही माता जी, सतप्रेम से बात कर रही हैं। तो हम जिस स्टफ के बने हैं, मतलब वो वेस्टर्नर्स की बात कर रही है माता जी। द पीपल इन दोज कंट्रीज, मतलब वेस्ट के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, यही बात कृष्ण प्रेम ने कही थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें, उन कंट्रीज के अंदर, क्योंकि वो तो लगभग सारे एक जैसे से ही हैं, पर भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। ये बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने, योगी कृष्ण प्रेम ने ये बात कही थी, और इस पुस्तक में भी हमने एक जगह उनका उदाहरण ये लिया है। बट हियर, मतलब इंडिया में, दैट इज नॉट द केस, बिकॉज फॉर सेंचुरीज इट नेवर चेंज्ड। A Brahmin, for example, always remained a Brahmin. A Kshatriya was always a Kshatriya, and all his servants were Kshatriyas. हालांकि इसके अंदर अपने को जो जिस वर्ण व्यवस्था की श्री अरविंद बात कर रहे हैं या भारतीय संस्कृति के अंदर है, उसमें और इसकी शेड में डिफरेंस है। हमको एग्जैक्टली वही नहीं मान लेना चाहिए, पर हाँ, जिस स्टफ के वो दूसरे बने हैं, इंडिया के अंदर जिस तरीके से है, उसमें कितना बड़ा अंतर है। क्योंकि माँ कह रही है, इन द पीपल इन दोज कंट्रीज आर मेड of the same stuff as we are, but here that is not the case, because for centuries it never changed. A Brahmin, for example, always remained a Brahmin. A Kshatriya was always a Kshatriya, and all his servants were Kshatriyas. It stayed in the family, in the sense that in each caste the servants, often poor relatives, जो servants भी जो हैं वो poor relatives थे often। ब्राह्मण के घर के अंदर जनरली, अब ये माँ किस रेफरेंस में या किस, कहां से, किस संदर्भ में बोल रही है, या क्या उनका, वो किस उससे बोल रही हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हिस्टोरिकल क्या फैक्ट्स हैं उनके पास। एनी हाउ,
हम तो इसको जो है वो लेते हैं कि उनके जो सर्वेंट्स थे वो भी ऑफन पुअर रिलेटिव्स थे, बिलोंग टू दैट सेम कास्ट. फ्रॉम ए सोशल स्टैंड पॉइंट दिस माइट नॉट हैव बीन टू प्लेजेंट. सोशल स्टैंड पॉइंट से ये कोई बहुत प्लेजेंट चीज नहीं थी, इन द सेंस कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो खाली सर्वेंट्स वगैरह भी सारे आपके रिलेटिव्स हैं, और दूसरे ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण ही हैं. अगर उस तरीके से देखा जाए, अब माँ पता नहीं कौन से स्टैंड पॉइंट से ये देख रही है, एनी हाउ सोशल स्टैंड पॉइंट से भी माँ कह रही है इट हैज नॉट बीन टू प्लेजेंट, बट एज फार एज एटमोस्फियर वाज कंसर्न इट वाज वेरी गुड. दिस वाज चेंज्ड हाउएवर फर्स्ट बाय द मुस्लिम इन्वेजन एंड देन स्पेशली बाय द ब्रिटिश. जब मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ और स्पेशली जब ब्रिटिश का इन्वेजन हुआ, तब ये व्यवस्था के अंदर ब्रीच आ गया, एकदम खत्म हो गई. द ब्रिटिश यू सी वर सर्व्ड ओनली बाय पेरियाज. पेरियाज इसको बोलते हैं, बंगाल के अंदर जो बोलते थे नीच जात, जो नीचे लोग जो है ना. इनफैक्ट इट इज वी यूरोपियंस. अब वी यहां आ गया ना, वी यूरोपियंस, तो ऊपर भी माँ वी का जब बात कर रही हैं तो उसी संदर्भ में कर रही हैं, हु नेम्ड देम दैट. तो अगर हम कहें कि ये शुरू में, जैसे आप कोई भी बंगाली साहित्य या पुराना साहित्य लेंगे तो परिया जो शब्द है, पेरिया, वो उसमें हमको मिलता है, पर ये जो टर्म है ये भी ब्रिटिशर्स की कॉइन की गई है. बट दे वर नॉट एक्चुअली पेरियाज बाय बर्थ, दे बिकेम पेरियाज आउट ऑफ हैबिट. अब ये बड़ी जबरदस्त चीजें चल रही है, ये हमको एक नॉर्मल सी बात लगती है, पर इसमें कितनी, अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें और एक एक तार को इस तरीके से देखें तो हिस्ट्री बिल्कुल ही बदल जाती है. हिस्टोरिकल पॉइंट से I have studied the problem very closely, because when you come from Europe, you bring all your European ideas with you and you don't know or understand a thing about the way it really is. I immediately came into contact with Brahmin servants and Pariya servants, but I didn't know that some were Brahmins and other Pariyas. Nobody had told me anything. यहाँ माँ जिस चीज को सामने लेके आ रही हैं वो पॉइंट जो है उसके रेपरकशंस, उसके रेमिफिकेशंस बहुत जबरदस्त हैं, मोमेंटस हैं. हिस्टोरिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल, ओकल्ट, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फिनोमिनल चीज है ये. इट डिपेंडेंट अपॉन द पीपल आई वाज विथ एंड द प्लेसेस आई वेंट, बट द कॉन्टेक्ट, द एटमोस्फियर, जेस्चर ऑफ फिंगरिंग द एयर. माँ यहाँ ये कह रही हैं कि ब्राह्मण्स जो सर्वेंट थे और जो पेरिया सर्वेंट्स थे, उनके एटमॉस्फेयर तक के अंदर एक फंडामेंटल डिफरेंस था. यू नो, आई डिडंट इवन नीड टू टच देम फिजिकली. मेरे को उनको फिजिकली भी टच करने की जरूरत नहीं थी, एयर के अंदर भी मैं महसूस कर सकती थी कि उनके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है. देयर वाज सच ए डिफरेंस दैट आई आस्क्ड श्री अरबिंदो, बट व्हाट इज इट? सो ही एक्सप्लेन्ड द होल थिंग टू मी. तब श्री अरबिंदो ने मेरे को सारी चीज समझाई. और यहाँ माँ जिस चीज की एक बात करेंगी, जो एग्जाम्पल एक देंगी, वो बहुत ही जबरदस्त है. यहाँ तो हम उसको कितना खोलेंगे, पर हर जना उसके ऊपर अगर ब्रूड अपॉन करके देखे कि उसके मतलब क्या निकलते हैं, तो वो बहुत मोमेंटस है. यू सी, ओरिजिनली दीज पेरियाज वर पीपल हु टुक देयर डिलाइट, देयर प्लेजर इन फिल्थ एंड फॉल्सहुड. ये ऐसे लोग थे जिनको आनंद आता था गंदगी के अंदर, झूठ के अंदर, इन क्राइम, in violence and robbery. It was a joy for them. They had castes among themselves. There is still a caste of brigands nearby. भाई अपने यहाँ भी जब जातियों की बात करते हैं तो हम कहते हैं राजपूत का एक अलग ही ओरा है. आप मीणा की बात करोगे तो कहते थे पहले वो क्या करते थे साहब, ये काम करते थे, तो उसके खून में ये चीज आएगी जी. एक दूसरा जो है वो ये पर्टिकुलर काम करता था तो पेशे से भी हो गया, पर उनको उसके अंदर इंटरेस्ट भी है. आप एक ऐसा पेशा जिसमें मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी में ऐसा पेशा कैसे चला सकता हूं? तो यहां माँ कह रही है ऐसी जातियों के अंदर उनको मजा आ रहा है, इसके अंदर वायलेंस के अंदर, रोबरी के अंदर. इट वॉज ए जॉय फॉर देम. दे हैड कास्ट among themselves. There is still a caste of brigands nearby. I once went to their village to have a look. People who always keep a dagger on them. They love to play with daggers. चक्कू छुरियों से खेलने में बड़ा उनको आनंद है.
दे स्टील नॉट सो मच आउट ऑफ नीड एज आउट ऑफ प्लेजर। आवश्यकता के कारण चोरी नहीं कर रहे, मजा आ रहा है उनको चोरी करने के अंदर। एंड डर्टी, दे अबहोर क्लीनलीनेस। कोई सफाई कर दो तो वो कहेंगे ये, और ये क्या कर दिया। उनको क्लीनलीनेस से वैसे ही घृणा है जैसे हमको अगर डर्टीनेस से। तो ऐसी जातियां हैं। एंड दे विल लाई, वो झूठ बोलेंगे इवन इफ दे हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट देमसेल्व्स 15 मिनट्स लेटर। 15 मिनट बाद में अगर उनको खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़े तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, परहेज नहीं है झूठ बोलने में। चाहे 15 मिनट बाद में ये कहना पड़े, फॉर द शेयर डिलाइट ऑफ लाइंग। झूठ बोलने के अंदर उनको आनंद आ रहा है। वॉट एन एटमोस्फियर इट क्रिएट्स, इट्स पल्पेबल, मतलब हाथ से टच कर सकते हैं उस एटमोस्फियर को। जातियों का जो एटमोस्फियर है, मां कह रही है उसको हाथ से टच किया जा सकता है। आई हैड ए वुमन हियर, अब ये बड़ा जोरदार उदाहरण है, इसीलिए मैंने कहा अभी थोड़ा सा अपन डाइवर्जन लेके ये चीज, हालांकि इसके क्या क्या निहित अर्थ हैं इस पैसेज के, वो तो इनफ हम जब भी बार बार रेफर करेंगे, जब ऐसा कोई प्रसंग आएगा, जब हम भारतीय संस्कृति पढ़ेंगे। ये फर्क है, हम कह रहे हैं और जगह भी तो जातियां हैं, पेश आ रहे, और मां कह रही है और जगह कहीं है ही नहीं किसी देश के अंदर इस तरीके से, ये स्टफ ही अलग तरीके का है। अब मां उदाहरण दे रही है, आई हैड ए वुमन हियर विथ मी हु वाज बोर्न अमंग दीज पीपल। एक कोई यहां मेरे पास एक ऐसी लड़की, पहले तो छोटी बच्ची थी, वो ऐसी किसी जाति के अंदर पैदा हो गई। शी हैड बीन adopted by Thomas, the French musician who composed the comic opera Mignon। उसने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, फ्रेंच कोई म्यूजिशियन है उसने। They had come to India and found this little girl who at the time was very young। She was only 13, quite pretty and nice। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुशील बच्ची थी। तो उन्होंने जो है फ्रेंच जो म्यूजिशियन था उसने अडॉप्ट कर लिया। सो दे टुक हर बैक टू फ्रांस विद देम एज ए नैनी एंड ट्रीटेड हर एज वन ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन। खुद के बच्चों की जैसे ही उसको ट्रीट किया। शी वॉज केयर्ड फॉर, एजुकेटेड, गिवन एवरीथिंग, ट्रीटेड एब्सोल्युटली लाइक वन ऑफ द फैमिली। मतलब परिवार के ही एक सदस्य की जैसे उस बच्ची के साथ व्यवहार किया गया। उसकी शिक्षा हुई, सारे काम हुए फ्रांस के अंदर। अब बताओ, यहां तो संभव ही नहीं था। हम कहते शिक्षा दीक्षा ये हुई उससे, अब इसी पे आ रही है माता जी। शी रिमेन्ड देयर फॉर 20 years, 20 साल फ्रांस में रही। मोरओवर शी वॉज गिफ्टेड विथ क्लियर वॉयंस, दूर का उसको दिख जाता था, ये सारी फैकल्टीज उसके अंदर थी। एंड कुड टेल फॉर्च्यून्स बाय रीडिंग पाम्स, हाथ देख के आपका भाग्य बता सकती थी, ये विशेषता थी उस लड़की के अंदर। विच शी डिड रिमार्केबली वेल। She even worked for a while in a cafe, the Moulin Rouge, or a similar place, as a Hindu fortune teller। कोई कैफे के अंदर जैसे फॉर्चून टेलर होती है, उसी तरीके से उसने एक समय के लिए वहां कैफे में काम भी किया। वहां लोग आए, उनको वो फॉर्चून उनका बताए। वॉट ए महारानी शी वॉज विथ हर मैग्निफिसेंट ज्वेल्स, हीरे जवाहरात सारे उसके पास, एंड ब्यूटीफुल एज वेल, बहुत सुंदर। In short, she had completely left all her old habits behind। जिस जाति जिस कबीले से वो आई थी, अब वो वैसी दिखती ही नहीं थी। भाई 20 साल की आपकी शिक्षा दीक्षा फ्रांस के अंदर, आज तो सब जगह उतनी मॉडर्न चीज हो गई। जिस समय की बात कर रही है, उस टाइम तो फ्रांस जो है वो अपने आप में आइकॉन था। लेटेस्ट जो आपके जो डिजाइनिंग है और है, जो नई से नई फैशन है, फ्रांस ही एकमात्र था। Then she returned to India and I took her in with me। और माँ ने उसको आश्रम में ले लिया उस समय। I continued to treat her almost as a friend and I helped her to develop her gifts। और उसके जो गिफ्ट मिले थे उसको, क्लेयर वॉइंस के या और जो भी उसको कोई स्पेशल फैकल्टीज मिली थी, माँ कह रही है उनको डेवलप करने में मैंने उसको हेल्प करी। मोपेतीत, ये उसको बोल रही है उनको, सतप्रेम को, मेरे प्यारे बच्चे, ये स्पेशल एक उनको बोलती थी माँ। हाउ डर्टी शी स्टार्टेड टू गेट। अब धीरे धीरे मैंने पाया कि वो डर्टी होना शुरू हो गई। लाइंग, स्टीलिंग एंड एब्सोल्युटली नीडलेसली। शी हैड मनी, शी वाज वेल ट्रीटेड, मतलब सारी चीज उसके पास है, पर धीरे धीरे गंदा होना, झूठ बोलना, ये सारे काम शुरू कर दिए उसने।
शी हैड एवरीथिंग शी नीडेड, सारी चीजें हैं उसके पास, भाई क्या चीज की कमी है उसके पास? देयर वॉज एब्सोल्युटली नो रीजन, कोई कारण नहीं है सब करने का। व्हेन आई फाइनली आस्क्ड हर, बट वाई भाई क्यों कर रही है तू ऐसा? शी वॉज नो लॉन्गर यंग एट दैट दिस पॉइंट, अब कोई छोटी बच्ची थोड़ी थी, भाई 13 साल की यहाँ थी, 20 साल वहां हो गए उसको, तो अब तो पूरी की पूरी एडल्ट हो चुकी है वो। शी रिप्लाइड, व्हेन आई केम बैक हियर इट टुक होल्ड ऑफ मी अगेन, जब मैं यहाँ इंडिया में आई तो मेरी वही जो पुरानी चीजें हैं, मेरे संस्कार हैं, वही मेरी कैरेक्टर है जाति का और का, फिर से उसने मेरे को तो पकड़ लिया। इट इज स्ट्रोंगर देन आई एम, मेरे से ज्यादा स्ट्रोंग है ये चीजें। दैट वॉज ए रेवलेशन फॉर मी, माँ कह रही है ये मेरे लिए तो ऐसा प्रकाश था, एक ऐसी अद्भुत चीज थी, ये तो पहले कभी मैंने सोची नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है क्या? दोज ओल्ड हैबिट्स हैड बीन इम्परवियस टू एजुकेशन, कितनी भी आप एजुकेशन दे लें, कितना भी कुछ भी कर लें, आप में जो इनग्रेन्ड ये चीज है वो आपको ओवर पावर कर जाती है। वी थिंक दीज पीपल, ये इन्होंने इसको चूक गए ये अपने सूर्य प्रताप जी, इनको बाद में भी टेक्स्ट आप बता देना, मैं बता दूंगा इसका रेफरेंस। वी थिंक दीज पीपल आर द वे दे आर, ये लोग ऐसे हैं बिकॉज द एनवायरमेंट इज बैड, द एजुकेशन इज पुअर, द कंडीशंस आर डिफिकल्ट। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि ये लोग डाउन ट्रोडन इसलिए हैं, ये जातियां, इनको बेचारों को शिक्षा नहीं मिली, इनको बेचारों को अभाव रहा। जिन भी जातियों की जनजातियों की हम बातें करते हैं, आज भी जिनको हम कह रहे हैं भाई ये शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये है वो है, माँ कह रही है मेरे को शुरू में ऐसे लगा कि एनवायरमेंट उनको बेचारों को मिला नहीं, एजुकेशन नहीं मिली, कंडीशंस इनको जो मिली वो बड़ी डिफिकल्ट टाइप की मिली। इट इज नॉट ट्रू, पर ये बात सच्ची नहीं है। इन द यूनिवर्सल इकोनॉमी ऑफ थिंग्स they represent something, a certain type of force and vibration. It will have to be either dissolved or transformed. ये इंपॉर्टेंट बात है कि इकोनॉमिक ऑफ थिंग्स, चीजों की जिस तरीके की व्यवस्था है, इन चीजों का एक सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स और वाइब्रेशन है जो और कंट्रीज में नहीं है। अगर हम आज जैसे इस भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, यही ये विशेषताएं हैं। जब आप इन विशेषताओं को लेके और फिर जिस जो भारतीय धर्म ने काम किया कि इन सबको परमात्मा तक कैसे लेके जाएं, ये विशेषता है। इसीलिए हम पुस्तक में कहें कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, और किसी राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में ये बात आई नहीं रही। इट विल हैव टू बी आइदर डिसॉल्व्ड और ट्रांसफॉर्म्ड, बट परहैप्स दैट इज it may disappear along with the hostile forces. Perhaps once everything has been transformed, it will disappear. I don't know when. In any case, जो भी हो, I really tried my best इस बच्ची के साथ, या लड़की जो अब बड़ी हो गई थी, with all the power I had, all the knowledge I had, because I liked this girl a lot. माँ को ये लड़की मैं कहा मेरे को बड़ी पसंद थी. It wasn't at all a question of charity. I found her very interesting. But I watched with a kind of horror, really, as this past repossessed her more and more each day. हर दिन उसका जो पास्ट है उसने उसको पजेस करना, फिर से रीपजेस करना शुरू कर दिया। वो जिस भी जाति से आती थी वो चीजें इतनी वेहमेंटली, ऐसा मानिए कि 20 साल जो उनको समय नहीं मिला या उनको स्थान नहीं मिला, अब वो उसको रिक्लेम उतनी ही वेहमेंट से करना चाह रही हैं, until we were finally obliged to dismiss her, to tell her go. यस आई अंडरस्टैंड, और उसने भी कहा हाँ भी मैं समझ रही हूं, आई कांट स्टे हियर, मैं आश्रम में नहीं रह सकती। कितनी जबरदस्त बात है जब हम जाति की, वर्ण व्यवस्था की, इनकी बातें करते हैं। आज जब मॉडर्न आइडिया हम इस पे लागू करने की कोशिश करेंगे, क्या ये यहां हो सकती है ये चीज? हाँ, वो तब हो सकती है जब हमने डिसॉल्व और ट्रांसफॉर्म्ड, जब ऊपर की बात माँ कर रही है, हम जब हायर उसमें किसी स्फीयर में चले जाएं तब शायद हो सकता है। पर एज इट इज इंडिया के अंदर ये चीज जो है बहुत ही विशिष्ट है। हालांकि ये हमने एक सिलेक्शन लिया है 45, 44 और 45 पेज, एजेंडा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है 2,
क्योंकि जो लेट आए हैं उनको ये रेफरेंस मिल जाएगा, अगर वो चाहेंगे पढ़ पाएंगे, पर ये मिस कर गए। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि समय पे आए। केजरीवाल जी भी ये टेक्स्ट शेयर कर देना है ना, अभी शेयर ही कर दी टेक्स्ट। अवेलेबल है, ये तो ऑनलाइन अवेलेबल आ रहा है यहाँ पे। हाँ, पेज नंबर 127-8। ना, ये तो अपनी किताब का होगा, पेज अच्छा, नंबर ये 44 और 45 वॉल्यूम 2। अच्छा, 24 जनवरी 1961, 24 एजेंडा वॉल्यूम 2। 20 जनवरी 1961 का मैसेज है ये, टॉक है। और 44 45 ये पेजेस तो जो हैं ये तो शिफ्ट करेंगे, ये तो अपनी जो बुक है उसके हैं। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये इतनी कमाल चीज थी, मैंने कहा कि भी ये आप लोगों से शेयर करेंगे। इस बारे में कोई रिफ्लेक्शन या कोई चीज किसी के भी? जिस इशू पर हमने चर्चा की है, आम बात है क्या? होती है आम बात ऐसी बात दिख रही है जो, वो तो सही है, बल्कि अजीत जी आप ये सारा देखिए, कितनी भी आप बातें कर लें, कितना भी मॉडर्नाइजेशन कर लें, आपकी सारी पॉलिटिक्स जो है जातिगत है। वो समीकरण कितना जबरदस्त है हर चीज के अंदर। इसीलिए वहां फॉरेन में कोई ऐसी सच दिक्कत नहीं होती कई चीजें अप्लाई करने में, एग्जीक्यूट करने में। यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। आध्यात्मिकता के अंदर भी आप ये ब्राह्मण लोग जितने हैं और दूसरी जातियां कितनी है उसके अंदर, आध्यात्मिकता के अंदर जितने भी हैं उसके अंदर मेजोरिटी उसकी है। सेना के अंदर जो जाएंगे उनमें मेजोरिटी देख लीजिए किसकी है। व्यापार में जाएंगे उसके अंदर देख लीजिए मेजोरिटी किस चीज की है। तो ये जो जातिगत चीजें हैं ये तो है ही हैं। और ये कॉन्ट्रास्ट हमको इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि माँ भी कह रही है, मेरे को तो पहली बार पता चला इस चीज का उस लड़की का जब उदाहरण देखा तब। और वो भी माँ इतनी ज्यादा कीन है, इतनी चीजें वो बारीकी से देखती हैं तो है, अदरवाइज तो किसी को पता ही नहीं चला होगा। और ये भी 24 जनवरी 1961 को बोल रहे हैं। हाँ, यही तो भाई उदाहरण ही तब आया होगा उनके सामने। नहीं टॉक है ये तो टॉक 61 की टॉक है। हाँ, घटना तो 1961 पहले की है, घटना तो पहले की है। जो तो नरेट कर रही है कृष्ण उसको सतप्रेम को। बाकी तो ये घटना तो श्री अरविंद के सामने की है। ये अच्छा, तो माँ ने श्री अरविंद को भी रिलेट करी थी, तभी तो श्री अरविंद ने समझाया। वो कहती है ना माता जी, श्री अरविंद ने मेरे को ये चीज का सत्य समझाया। तो ये घटना तो श्री अरविंद के सामने की है। जब माँ ने कहा ये क्या चक्कर है, तब उन्होंने जो जातिगत चीजें हैं, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, उनकी सबकी आत्मा है, उनका सबका एक सत्य है, उनकी सबकी एक विशिष्ट चीज है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यही भारतीय संस्कृति कर रही थी। जब आक्रमण हुआ तो लोग जनरली ये कह रहे हैं कि भाई इसमें आपका माइक बंद करना पड़ेगा, मेरे को इको आती है एक बार। भाई यही चीज हमने एलेबोरेट करी है कि जब आक्रमण हुआ तो पहले ये बात थी कि ये तो पॉलिटिकली बड़े इनकम्पिटेंट लोग थे। पहली बार श्री अरविंद ने उसका उत्तर दिया है कि भारतीय ऋषियों के सामने ये एक चैलेंज था कि कौन सी चीज को अक्षुण्ण करना है। क्योंकि चक्रवर्ती का आइडियल तो पहले से है। तो क्या जहां से ये एंटर किए, कितने लोग एंटर किए होंगे? अगर आक्रांता आए भी तो उनकी संख्या एक देश की जनसंख्या की संख्या से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हो तो भी कितनी मार सकते हैं उनको। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो उस समय का वातावरण था उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डिटेल की जो उस समय आएगी। उस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखेंगे कि ये भारतीय ऋषियों को ये चयन करना था कि इस तरीके की जो इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, कितनी योग पद्धतियां हैं, कितनी जातियां हैं, कितनी चिंतन की धाराएं हैं, मतलब असंख्यों चीजें हैं। क्या आप उनको दरकिनार करके एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना चाहेंगे जो पूरे हिंदुस्तान में इकसार लागू हो जाए? तो इसीलिए वो कह रहे हैं इंडिया आज भी इंडिया है। और कोई दूसरा देश
भाई जब संस्कृतियां मर जाती है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने योगी कृष्ण प्रेम का लिया है। कृष्ण प्रेम कह रहे हैं जब संस्कृतियां मर जाती है तो राष्ट्र बचे नहीं बचे, मतलब उसका कुछ बचता ही नहीं है। राष्ट्र का मतलब क्या है? भारतीय संस्कृति आज भी बची है और कोई दूसरी संस्कृति का नाम ही नहीं है। तो इसलिए क्या वो उन्होंने चयन किया वो गलत था? भाई एक समय विशेष के लिए उन्होंने एक कोई तकलीफ भोगी, और वो भी हम नहीं जानते कि उसके परिणाम आज विश्व पटल के ऊपर क्या है। अगर ये संस्कृतियां आपस के अंदर संपर्क में न आती तो भारतीय संस्कृति तो खाली ये एक इसी प्रायद्वीप के अंदर सिमट के थी। वो सारे के अंदर वो चीज का इंटरचेंज न हो, मेटीरियलिज्म या नहीं आए, ये सारी दलीलें तो श्री अरविंद ही अकेले दे रहे हैं, और कोई तो परिप्रेक्ष्य नहीं दे रहा इस चीज का कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो ये जो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं, अरे थ्रू एंड थ्रू हैं, आदमी के अंदर है, खुद व्यक्ति के अंदर है, और वो रोज कोई पता नहीं चलती। जब क्रिटिकल मोमेंट होता है चयन का, तब कौन सी चीज चयन करती है वो आपको बता देगी कि आपकी निष्ठा किस चीज के लिए है, वो तुरंत बता देगी। यही तो मेन डिफरेंस है, यही तो मेन फर्क है। और बाकी ये थोड़ी कि वो अच्छे से नहीं खाना खाएगा वो, या ऐसे नहीं खाएगा वैसे नहीं खाएगा। आप चयन किस चीज का करते हैं, अल्टीमेटली क्या आप अपने आप को उत्सर्ग कर पाएंगे या किस चीज के लिए आप दे पाएंगे। तो ये थोड़ी है बंदूक लेके कोई दूसरी जाति वहां सीमा पे खड़ी नहीं हो सकती, और बहुत अच्छी वो तीरंदाज भी हो सकती है, निशाना बहुत अच्छा लगा सकती है, पर जब सामने कोई आएगा क्या उसका गला काट पाएगी, गोली मार पाएगी? ये डिपेंड करता है, सारों के बस की बात नहीं है। व्यापार के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति को बिठा दो जिसका बेचारे का उसके अंदर हृदय ही नहीं लग रहा हो, अब क्या व्यापार कर लेगा ये बताओ? वो तो आइडियलिज्म के अंदर रहता है, तो उसको कह देंगे भैया आइडियलिज्म नहीं चलता, ये तो व्यापार है। तो ऐसे ही ये सारी चीजें तो थ्रू एंड थ्रू हैं। हालांकि वर्ण व्यवस्था एक थोड़ी अलग चीज है, और उसकी प्योरिटी तो धीरे धीरे देखिए बहुत पेचीदा चीज है, ये बहुत ज्यादा पेचीदा चीज है। ये स्पिरिचुअली आज भी वर्ण व्यवस्था वैसी की वैसी कायम है, वैसी की वैसी है। अगर हम इस चीज की बात करें कि 4 महाशक्तियां हैं, उनका कौन से का प्रभाव आपके हृदय में इनग्रेन्ड है, अगर उस चीज की बात करें तो एज इट इज अभी भी वैसी की वैसी है। पहले उसकी जिस प्योरिटी के अंदर जैसे बाहरी तरीके से भी मेंटेन किया जाता था, अब तो वैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, पर आप फिर भी चयन कर लेते हैं, भी मेरे को ये फील्ड है, ये मेरे को रुचता है, ये चीज है, ये मैं कर सकता हूं। पर उसमें और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर है। मां से पूछा गया कि भी जो ये क्रम विकास हो रहा है इसमें क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा पहले जो सबकॉन्शियस था आज वो वैसा सबकॉन्शियस नहीं है, पहले जैसा इनकॉन्शियस था आज वो उतना इनकॉन्शियस नहीं है, ये क्रम विकास में अंतर चल रहा है। तो जो डिटेल की बातें हैं वो इतनी जबरदस्त हैं इसके अंदर, पर अब ये हमको क्या समझ में आया कि क्या मतलब हुआ इसका, कि जो अनकॉन्शियसनेस है, पहले जो अनकॉन्शियसनेस थी वैसी आज नहीं है। अब पर वो तो पहले वाली को पता हो किसी को, और आज वाली का पता हो किस परिप्रेक्ष्य में हो। पर हाँ, माँ ये कह रही हैं, तो जैसे आज ये एक रहस्य का उद्घाटन माँ ने किया है, वैसे इसमें पूरे में ऐसे ऐसे पैसेजेस हैं वो बड़े ही मोमेंटस हैं, और उनके बहुत डीप इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत जबरदस्त उसके डीप इम्प्लीकेशंस हैं। तो जब तक हम ये चीज नहीं समझते तब तक बताइए हम अगर कहें सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट कैसे ह्यूमैनिटी मूव कर रही थी, वो नहीं समझ सकते जब तक हमने ये सारी चीजों का स्वयं मंथन न किया हो। मां श्री अरविंद क्या क्या कह रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य से, गीता के अंदर जो वर्ण व्यवस्था की बात है, भारतीय संस्कृति में कैसे करें, वो सारी शेड्स को जब तक हमने लेके समन्वित न किया हो, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसमें अब हमारे मेन टेक्स्ट के ऊपर हम आ सकते हैं। मैं बोला था किसी रेफरेंस में ये आया है, ये इसका बैकग्राउंड पता चलेगा क्या और समझने में आसानी होगी। हाँ, इसीलिए तो पेज नंबर बता दिया मैंने आपको। हाँ, अब आपने पढ़ लेंगे एजेंडा में। नहीं, एक और बात, माँ उनको बदल नहीं पाई, जैसे समझ लो वो जाति वैसी, तो माँ ने उसको भेज ही दिया फाइनली। मतलब माँ ने ये बताया कि ऐसी जाति को बदला नहीं जा सकता। नहीं, ये नहीं
कह रही, वो कह रही है उनको ट्रांसफॉर्म जब तक नहीं करोगे तब तक तो वो उसके ऊपर है ही, है तो ही, कह रही है हावी है वो उसके ऊपर बिल्कुल। इट विल हैव टू बी आइदर डिसॉल्व्ड, या तो उस रचना को विलीन ही कर देना पड़ेगा, और ट्रांसफॉर्म, या उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। भाई वो तो वही बात है जैसे माँ वो कह रही है इसका इनकॉन्शियंस का क्या होगा, तब सुप्रामेंटल उसी के लिए लेके आ रहे हैं। हाँ, वो तो एक लेकिन माँ ने कंडीशन उसको भेज दिया ना वहां से फरमाइश, हाँ उस लड़की को भेज दिया उसने, भेज दिया क्योंकि इट वाज सो डिफिकल्ट टू चेंज हर नेचर। जब माँ ने उसको ट्रांसफॉर्म करने में ये किया, जैसे समझ लो आपके बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है, तो माँ ने भी ये कहा कि जब आश्रम में भी वो रहकर कुछ भी बदल नहीं पाई और फाइनली उसको रवाना कर दिया कि शी लेफ्ट द आश्रम। हाँ ये हुआ। हाँ तो ये मतलब नामुमकिन है जैसा ऐसा दुस्तज्जे टाइप का। नहीं अगर वो ये चयन करती, अगर वो ये कहती कि नहीं मैं रहना चाहती हूँ, ओके ओके, पर वो भी तो ये कह रही है ना, जैसे माँ ने कहा कि अल्टीमेटली वी वर फाइनली ओब्लाइज्ड टू डिसमिस हर, टू टेल हर गो, तो उसने भी कहा यस आई अंडरस्टैंड, आई कांट स्टे हियर। और सारे जने ही आश्रम में रह पाए ये क्या जरूरी है भाई? कितने जने माँ के पास आते थे और श्री अरविंद के पास आते थे कि हमको आप शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए, तो वो कहते तू हमारे लिए है ही नहीं, तू रमणाश्रम में चला जा, इसमें चला जा। ये कोई आर्बिट्रेरी चीज थोड़ी है कि कोई भी कहीं भी रह जाए। विवेकानंद जी रामकृष्ण जी से मिलने के बाद कितने दिन तक पवहारी बाबा के पास चले गए, महीनों तक वहां रहे, रहने के बाद, क्योंकि पवहारी बाबा की भी अगर आप कहानी पढ़ेंगे वो तो मिलते ही नहीं थे किसी से, कोई उनको देखता ही नहीं था। पवहारी बाबा ने भी एक बार उनको हाँ कर दी, उन्होंने कहा ठीक है कल तेरे को दीक्षा दे देंगे, तू मेरे पास, इस समय तो नदी को पार करके जाना पड़ता था। सुबह गए उनके पास, विवेकानंद जी जैसा व्यक्ति रामकृष्ण जी को छोड़ के, कि भाई ये तो कोई मतलब नॉर्मल सा आदमी है, उनको छोड़ के पवहारी बाबा के पास चले गए, पवहारी बाबा ने हाँ कर दी। आप ये सोचिए कि कैसे तो व्यक्तित्व रहे होंगे पवहारी बाबा। दोनों जिन जिन के अपन नाम ले रहे हैं ये तो सर्वश्रेष्ठ लोगों में से हैं। विवेकानंद जी की भी हम सिंसियरिटी के ऊपर कभी कोई सोच के भी संदेह भी नहीं कर सकते। फिर पवहारी बाबा ने कहा रे रात को मेरे को, फिर बाद में वो आ गए आपके गुरु, कह तू कैसे इसको दीक्षा दे सकता है, इसका गुरु तो मैं हूं, अब बताओ। तो उन्होंने कहा भैया मैं नहीं करूंगा ये काम। तब विवेकानंद जी अल्टीमेटली वहां गए। और फिर भी ये थोड़ी कि संशय नहीं आता होगा, जिस तरीके का हमारा भौतिक मन है, श्रद्धा एक चीज है, संशय बड़ी अलग चीज है। अच्छा है कि हमको ऐसी कसौटी नहीं कभी उतारी जाती, नहीं पता चल जाए हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है या क्या नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? विवेकानंद जी की। किसको छोड़ के जा रहे थे? रामकृष्ण जी को। बताओ। तो आज जब हम अपनी श्रद्धा की इनकी बातें करते हैं, श्री अरविंद और माँ जब कोटेशंस देते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट हमको समझना चाहिए, उसकी गहराई समझनी चाहिए। ये तो अच्छा है हम अपनी प्रकृति के रूबरू नहीं होते, ढकी ढकी रहती है चीजें, अच्छा है। आगे चलें क्या इसमें? नहीं, ये जो अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन जितना मैं कॉन्टेक्स्ट समझ पाया, जैसे वो जो पर्टिकुलर ग्रुप या जो जिसको हम जाति कहते हैं, लेकिन एक उसके जो कंपोजिशन है उसको चेंज करना या नहीं करना वो तो अपने आप में ठीक एक विषय है। पर मूलतः अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो उसमें तो बेसिकली हर ग्रुप हो या इंडिविजुअल हो, सबके अंदर पोटेंशियलिटी है ट्रांसफॉर्मेशन होने की, एक बात। लेकिन इसमें दूसरी बात ये भी आ रही है जो अभी मैं सुन रहा था, कि हम अगर जैसे परिवर्तन करना चाहें, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें या चेंज थ्रू एजुकेशन है, थ्रू इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट है, तो वो कितना सशक्त होगा ये या कितना हो रहा है, एक तो वो विषय है। दूसरा ये है कि अगर अपन स्पिरिचुअली एक दूसरे लेवल से वहां पे इंटरवेंशन करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मुझे जो बात लगी, यही बात कह रहे हो ना आप? नहीं, मैं देखिए मैंने जहां से ये कहना शुरू किया एक्चुअल में तो मैं ये बताना चाह रहा था इसके अंदर, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ। इसमें एक तो हम जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो ये कितनी जबरदस्त चीज है,
क्योंकि यहां से जो पहला सेंटेंस इसके अंदर था, मैं फिर आपको पढ़ के बता देता हूं। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूं, क्योंकि दूसरी चीज की ओर तो चर्चा हो नहीं पाएगी। आ गई क्या स्क्रीन? इट इज नॉट एट ऑल द सेम एज इन द वेस्ट, इन यूरोप और अमेरिका, नॉट एट ऑल। मतलब और जब देशों की हम बात करते हैं तो वहां में और यहां में चीजें एक जैसी नहीं है। बेसिकली द पीपल इन दोज कंट्रीज आर मेड ऑफ द सेम स्टफ एज वी आर। वी मतलब भारतीयों के लिए नहीं कह रही माता जी, ये जब बाद में माता जी खुद को भी एक वेस्टर्नर बता रही है, तो जिस स्टफ के, और वो सतप्रेम से बात कर रही हैं, तो इसलिए जब जिस स्टफ के हम बने होते हैं उन कंट्रीज में वो लोग उसी स्टफ के बने होते हैं। मतलब वेस्टर्नर सारे, उनका स्टफ और भारतीयों का स्टफ भी जो है उसमें अंतर है। बट हियर दैट इज नॉट द केस। पर इंडिया के अंदर वो चीज नहीं है, बिकॉज फॉर centuries it never changed. A Brahmin, for example, always remained a Brahmin. A Kshatriya was always a Kshatriya, and all his servants were Kshatriyas. तो इस चीज से शुरू किया था हमने। अब इसके अंदर जो पॉइंट अपन बनाना चाह रहे हैं कि हम जिस वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो बहुत फंडामेंटल चीज है। हालांकि माँ यहाँ जो कास्ट सिस्टम की, जो जातियों की बात कर रही है, वो वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर रही है। ये हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में तो वर्ण व्यवस्था, इसीलिए सबसे लंबा अपना डिस्कशन जो हुआ है इस पुस्तक में वर्ण व्यवस्था का है। और जब तक आप सिंसियरली और कॉन्शियसली साधना का निश्चय आप में से कोई नहीं करता, तब तक आप कभी ये समझ भी नहीं सकते। मानसिक रूप से थोड़ा बहुत शायद भले ही समझ सकते हो, शायद। मैं बहुत कॉन्शियसली एक एक शब्द काम में ले रहा हूं, पर ये तब तक नहीं समझ सकते क्योंकि आपने कोई दूसरी चीज अभी तक महसूस नहीं करी। आपके लिए जो अभी की वर्तमान जीवन की रियलिटी है वो इतनी अभिभूतकारी है, इतनी ओवरवेलमिंग है कि आप ये नहीं कह सकते कि आज से मेरा जीवन सर्वस्व माँ का है और वो कहेगी उसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब तक ये मूवमेंट नहीं आता, जो कि नवजात जी ने कहा था, आप व्यापार भी करेंगे, आपकी करस्पॉन्डेंस भी चलेगी, आप सारे काम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, पर पहले से बेटर होगा, पर मां के निहित होगा। मां जिस समय चाहेगी उस समय होगा। तो हम ये वर्ण व्यवस्था तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमारे अंदर अनन्य जो भाव है वो हमारे अंदर नहीं आता। तब तक हम इसको नहीं समझ सकते। मानसिक पटल पे बार बार, क्योंकि हमने गीता भी पढ़ी, उसका कितना इंप्रेशन है भाई, उसका कितना क्या इंप्रेशन हुआ। वैसे ही ये एग्जैक्टली वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर रही मां, पर जातिगत जो व्यवस्था थी, और हर जाति का, हर कबीले का, उसका एक अपना ग्रुप है, उसकी अपनी ग्रुप सोल है, और उसकी बिहेवियरल पैटर्न है उसका, जो कि तोड़ना बड़ा मुश्किल है। माँ कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी ये कर रही थी उसके ऊपर, माँ तो ऑब्जर्वेशन बता रही है। भाई हम इसको इससे ज्यादा न लें, हम इसको कि माँ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ऐसा नहीं है। और माँ ने ये कहा कि मैंने हाथ ऊपर किए और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ये भी नहीं है। माँ तो ये बता रही है कि शिक्षा और दीक्षा, ये सारी की सारी हम कहें, भाई एक ही क्लास के अंदर 5 जने बैठे हैं, वही एक वक्ता है, आपको सावित्री बता रहा है, पर किस गहराई में आप समझते हैं वो एक जैसा कैसे हो सकता है। इसलिए अगर बाहरी शिक्षा समान भी हो, कौन सा भाग उस शिक्षा को ग्रहण करता है, वो है चेतना। वो उतने ही डिटर्मिनेंट्स को काम में लेगा। जैसे आपको मकान बनाना है, बाजार में ज्यादा सामग्री उपलब्ध है तो आपको ज्यादा कन्वीनियंस होगी बनाने के अंदर, इतना भर है। आपको मकान बनाना ही नहीं है, सामग्री बहुत ज्यादा उपलब्ध है, क्या करोगे उसका? तो जितनी भी शिक्षा है आपने बहुत उसके सामान दे दिया हाथ के अंदर भी, पर काम में लेने वाली चेतना की आप बात ही नहीं करते कभी भी, क्यों? हमारे लिए वो महत्वपूर्ण ही नहीं है। इसीलिए
श्री अरविंद लाइफ डिवाइन शुरू वहीं से कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है, साइंस ने मनुष्य के हाथ में ऐसी चीजें दे दी हैं, पर जो चेतना उसका उपयोग करने वाली है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब सोचिए कि उसका क्या परिणाम होने वाला है। और वास्तव में जब हम धीरे धीरे विश्लेषण करेंगे, ये तो शिक्षा दीक्षा भी बता दी माता जी ने। तो फ्रांस के अंदर भाई यही तो हम बात कर रहे थे, टॉपमोस्ट जो उस समय फैशन का, जो सारे लोग उससे देखते थे कि भी न्यू से न्यू चीज कैसे कहां, यही तो बता रहे हैं कि वो यशोदा माँ वहां जाती थी समय समय पर, अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से जीवन जीती थी। तो कृष्ण प्रेम को दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि ये जब माँ भजन गाते हैं तब बिल्कुल अलग इनका रूप हो जाता है, ये तो ट्रांसफिक्स्ड हो जाती हैं। तो कृष्ण प्रेम ने फिर बाद में कहा, अच्छा चलो, अच्छा है तूने ये चीज नोटिस करी। नहीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कृष्ण प्रेम जैसा व्यक्ति, यशोदा माँ जो पार्टियां थ्रो कर रही हैं, ऐसी ऐसी, मतलब वो अल्ट्रा मॉडर्न तरीके की चीजें सारी, उसके अंदर सिगरेट है, सिगार है, सारी चीजें चल रही है। आप ये आध्यात्मिक लेडी, और उसको कृष्ण प्रेम वहां से आ रहे एक एबल व्यक्ति, और वो उनको गुरु रूप में स्वीकार कर रहा है। अब बताइएगा कौन सी शिक्षा से ये कर सकते हैं? अगर शिक्षा की बात करो, अब बताओ कृष्ण प्रेम के पास क्या कमी थी शिक्षा की? तो हम जिस परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं और इसके अंदर जब उतार के लेके आते हैं, ये एक दूसरे चिंतन की मांग करता है। और इसी पुस्तक के अंदर जब शिक्षा पद्धति की बात आएगी, पर वही बात है कि इसमें जब तक हमने ये खुद मंथन न किया हो, चीजों की कड़ियां साधना के दृष्टिकोण से न जोड़ी हो, देखिए, न हम वर्ण व्यवस्था समझ सकते, न भारतीय संस्कृति क्या कर रही थी वो समझ सकते, जब तक हम हमारे जीवन के अंदर साधना का जो है वो संकल्प नहीं लेते, और आपके सामान्य जीवन का ढांचा है वो इतना ओवरवेलमिंग जब तक हमारा नहीं रहता, जिसको द्विज की संज्ञा देते हैं। अरे अंदर से आत्मा आके एक बार तो कहे कि मां मैं आपका हूं, और अनन्य रूप से जब ये होगा तब एक संस्कृति कैसे उस तक लेके जाती है, हमको कुछ तो उसका पता चलना शुरू होगा, अभी नहीं। इसका ये प्रयास है, सारी संस्कृति का यही प्रयास है कि कैसे वो पुकार आए। सीढ़ियों की जब हम बात कर रहे हैं, तो सीढ़ियां, मतलब मैं बार बार यही कहता हूं भाई, अगर हम ये करें सीढ़ी, इन्होंने सीढ़ी बनाई, वर्ण व्यवस्था की सीढ़ी है, पुरुषार्थ की सीढ़ी है, काम अर्थ धर्म मोक्ष है, तामसिक है, फिर बाद में उससे राजसिक है, सात्विक है। और दूसरे देशों में ये बात क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई आरोहण की रिस्क की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ भोजन को तामसिक है भाई, ये भोजन, ये राजसिक है, आपका ये धर्म नहीं है। कोई भी आप संवाद सुन लीजिए महाभारत के अंदर, रामायण में, या कोई भी हमारा ग्रंथ है, उसमें धर्म, तेरा ये धर्म है, धर्म मतलब तेरा जो एक्चुअल में कोड ऑफ कंडक्ट है, इस तरीके से। अदरवाइज तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट है आज? जितना मिल जाए उतना कम है भाई। सारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा कितना, हर जने को अच्छे से अच्छा कि क्या मिल जाए, और हर जने की कोई कुछ नहीं सोच रहा उसमें वास्तव में। भी पावर कितने जनों के हाथ में? किसी भी देश के अंदर आप कोई भी सिस्टम लागू कर लो, आप अगर डेमोक्रेसी की भी बात करते हो, तो डेमोक्रेसी क्या वास्तव में है? कहीं भी है क्या? जो रामायण काल के अंदर जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो क्या कल्पना कर सकते हैं? अभी है ही नहीं। तो यही बात श्री अरविंद और मां कर रहे हैं इसके अंदर। ये इश्यूज हम जिस स्तर पे ले रहे हैं उससे ज्यादा गंभीर हैं, पर हम स्टम्बल अपॉन भी नहीं कर पाते उस पे, क्योंकि हम उस जगह हैं नहीं। जैसे कोई जगह ले खड़े होके हम देखते हैं, अच्छा इस कोण से ये चीज ऐसी नजर आती है, फोटो लेते हैं हम किसी कोण से खड़े होके, यहां से ये ऐसा नजर आता है। तो जब तक हम अपना बेसिक दृष्टिकोण चेंज नहीं करते, माँ के निहित नहीं लेके आते, तब तक हमको ये ऐसा नजर नहीं आता। हम पढ़ते हैं, हमको अच्छा भी एक स्तर पे लगता होगा, पर हमारे जीवन को क्यों नहीं मूव कर रहा है? इतना कि हमको ये प्रैक्टिकल लगे, इतना ज्यादा लगे कि हम और कोई दूसरा काम करने में आनंद नहीं आए। भाई हमारी जो रुचि है, क्या उसमें फर्क आया? हमारी रुचियां अगर इससे अलावा कोई चीज करती हैं, अगर श्री अरविंद के साहित्य को पढ़ने के बावजूद हम कोई दूसरी चीज करते हैं, अंडर वॉट एवर प्रिटेक्स्ट,
ये तो करना जरूरी है, इससे तो ये हो जाएगा, समाज का इससे ये हो जाएगा। श्री अरविंद को अभी हमने पूरा पढ़ा ही नहीं, समाज सेवा के काम में लग गए। हमको क्या पता क्या है समाज सेवा। ये मुश्किल बात है। मैं तो खाली यही चीजें उसमें शेयर कर रहा था आपसे, क्योंकि बड़ी जबरदस्त चीज थी। मैंने कहा दोबारा निकल जाएगी, पर अभी कम से कम हम सबके वो एक प्रसंग दिमाग में रहा, तो बार बार कोई भी चीज कहीं आएगी तो कम से कम हम अपने आप ही हमको रिमाइंड हो जाएगा वो कि हाँ ऐसी चीज है। पर हाँ, हम उसको वर्ण व्यवस्था से उसको पूरा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। माँ भी जो कह रही हैं, शी इज ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट, वो एक सर्टेन पॉइंट बनाना चाह रही हैं, उसको उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एक सर्टेन बैलेंस के अंदर कि हम उसको एकदम ही उसके सारे की अब ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो फिर मां श्री अरविंद कर क्या रहे हैं? एक छोटी सी जाति ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कह रहे हो। पर हाँ, वो ये कह रहे हैं कि रेशियल डिफरेंसेस हैं, वर्ण के हैं, जाति के हैं, कबीले के हैं, और उनकी सबकी अपनी आत्मा है, उनका सबका एक अपना तरीका है। और यही बात जब हम इसमें जटिलता शब्द लेते हैं, इस पुस्तक में जब हमने कोई शब्द काम में लिया जटिलता, तो हमको तुरंत ये वापस रेफर करना चाहिए, ये जटिलता है। तो कोई एक छत्र राज, जैसे आज अगर हमने कोई गवर्नमेंट है जिसको बेचारी को पता ही नहीं कि वर्ण व्यवस्था है, कोई इतनी सारी पद्धतियां हैं, इतनी सारी योग की पद्धतियां हैं, आप सारों को एक ही लेवल कर दीजिए, बताइए कैसा रहेगा? धरती के ऊपर भी कहीं पठार है, कहीं प्लेन्स है, कहीं नदी है। अगर माइंड के हिसाब से सारे को एक ही लेवल कर दिया जाए, बताओ क्या ब्यूटी रहे। वैसे ही अगर उस समय पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कर दिया जाता, जब बाहरी आक्रमण हुआ और कह दिया एक छत्र राज कर दिया और सब एक जगह सब जगह एक सी चीज है, तो ये जो वैविध्य है, जो इसकी आत्मा है इस संस्कृति की, और जो अपने लिए ही नहीं है, पूरी मनुष्य जाति के लिए है, तो क्या ये अच्छा चयन होता? तो यही अल्टीमेटली फिर बाद में श्री अरविंद निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत आज भी भारत है, वो अभी भी जी रहा है और नए तरीके से पुनरुज्जीवित हो रहा है। जब श्री अरविंद ये बातें कहते हैं, वो बहुत बड़ा चक्र पूरा का पूरा एनालाइज करके लेके आए हैं। माँ कहती है कि श्री अरविंद को हिस्ट्री का बहुत गहरा नॉलेज था, भारतीय संस्कृति का ही नहीं, विश्व की सारी संस्कृतियां, उनका क्या चक्र रहा, उनका कर्व ऑफ प्रोग्रेशन क्या रहा, तभी तो मानव जो एकता का चक्र है वो सारा का सारा वो बता रहे हैं। उसमें युग चक्र भी शामिल है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, जितने भी युग हैं उनका अपना है। फिर हर संस्कृति के अंदर जैसे यहां वैदिक युग था, वैसे ही सब संस्कृतियों में अलग अलग युग की परंपरा आई, उन कालों की अपनी मांग थी। हर संस्कृति ने उन मांगों को कैसे पूरा किया और भारतीय संस्कृति ने उन मांगों को कैसे पूरा किया, इसका उद्देश्य क्या था। जब ये एक ऐसे बिंदु हैं, देखिए कभी क्या होता है, हमको एक बिंदु स्पष्ट होता है, कभी दूसरा होता है, कभी तीसरा होता है। ऐसे ही बिंदु जब पूरा आकाश भर जाता है तो पूरा क्षितिज जो है वो जगमगा जाता है। तो हम ये जितनी भी चर्चा कर रहे हैं, एक एक बिंदु भी इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, हम उनको जोड़ पाएंगे। इससे हमको उनकी जो गीता पहले पढ़ी थी आज समझ में आने लगेगी, उससे पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा होगा धीरे धीरे उनकी कड़ियां जुड़नी शुरू हो जाएंगी। ये एक बड़ी बड़ी जबरदस्त विशिष्ट बात है। ये हर चीज दूसरी चीज को इल्यूमिनेट कर देती है। हर सत्य आपने जो पहले कोई चीज पढ़ी होगी या अनुभव करी होगी, उसको एक नए एंसेंबल में ला देती है, एक नया सामंजस्य स्थापित कर देती है। आपने कोई चीज पहले समझी होगी तो वैसे ही थोड़ी आज समझेंगे। माँ ने जब ये कही, और कितनी चीजें मैं, वो तो खैर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगी, ऐसी जबरदस्त चीजें हैं, रोज नया इल्यूमिनेशन होता है, रोज नई चीज होती है। क्योंकि अभी जैसे हमने कंप्लीट वर्क्स निकाले थे, वैसे ही एक पर्सनल सर्कुलेशन के हिसाब से एजेंडा का भी अपन ने कर लिया है, और वो फाइनल मैं उसको टच दे रहा हूं अभी। हालांकि उसको अपन पब्लिश नहीं करेंगे, वो खाली अपने स्वयं के लिए होगा, पर उसमें ऐसे ट्रूथ्स रिवील हुए हैं, ऐसी चीजें हैं, क्योंकि वो तो बाद के अंदर हुई ना भाई। ये तो कब माँ नरेट कर रही है, उसके अंदर कैसे कैसे एक्सपीरियंस जो माँ उनको नरेट कर रही हैं। कितनों को तो उन्होंने कहा ये हटा दो, तो जो कैसेट थी वो डिलीट कर दी गई। कई चीजें ऐसी हैं जो डिलीट करने के बाद भी उन्होंने कहा मैंने उसका नोट बना लिया था। सतप्रेम कहता है कि मेरे को पता था पोस्टेरिटी के लिए इसकी आवश्यकता होगी। ऐसी गजब चीजें हैं।
आज का तो इसी में हो गया, अब इसमें क्या करें? एजेंडा में आई है कि नहीं वो सब जो सतप्रेम का रेफरेंस से आप बोल रहे हो? हाँ, हम पढ़ रहे हैं, वो संकलन हम उसको अपने लिए निकाल रहे हैं। अब मेन पुस्तक के का पार्ट है या नहीं वो जो एजेंडा 13-14 वॉल्यूम है, उसमें आ रही है वो? उसी का, हाँ उसमें है, उसी का संकलन आप कर रहे हैं। जैसे हमने सिलेक्शन फ्रॉम द है 3 वॉल्यूम में, वैसे ही एजेंडा, सारे एजेंडा का 2 वॉल्यूम के अंदर संकलन हम अपने प्राइवेट यूज के लिए कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी चॉइसेस चीजें हैं जो ऐसे सत्यों को रिवील करती है, पर भाई हमारे लिए वो कितने प्रैक्टिकल हैं, समस्या ये है। और इसलिए इसमें ज्यादा समस्या है क्योंकि हम उसको पास ऑन कर जाते हैं। ऐसी चीजें हैं, माँ उस समय बात कर रही थी कि मेरा मन मेरे को छोड़ के चला गया है और अब खाली शरीर को अपने खुद के भरोसे छोड़ दिया गया। अब ये आज तक की आध्यात्मिकता में आज तक नहीं हुआ एक काम, तो कौन सी भाषा में हम समझे? माँ कह रही है ये सेल्यूलर लेवल के ऊपर काम हो रहा है, सेल्स ये बात कर रहे हैं, हम तो वास्तव में मानसिक पटल पे ही नहीं है। पहले तो हम मानसिक धरातल पे ही नहीं है, क्योंकि अगर हम मानसिक धरातल पे होते तो हम श्री अरविंद को पढ़ने के बाद भी जो रूटीन फॉलो करते हैं वो नहीं कर सकते थे। तो अगर हम वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं अंडर व्हाटएवर प्रीटेक्स्ट, तो मानसिक धरातल पे ही श्री अरविंद को नहीं समझे। माँ तो सेल्यूलर लेवल की बात कर रही है, तो इसलिए वो जो चीज है वो तो हम नहीं समझ सकते एक्चुअल के अंदर, कितनी भी साधना कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, क्योंकि आज तक की आध्यात्मिकता में ये काम हुआ नहीं। कभी भी कोशिका के स्तर के ऊपर, सेल के स्तर के ऊपर, क्योंकि सारी आध्यात्मिकता तो मानसिक स्तर के ऊपर हुई है और तो कोई दूसरा स्तर ही नहीं रहा। जैसे माँ ने कहा कि वेद वगैरह लिखे गए, सावित्री लिखी गई, स्पिरिचुअलिटी के स्तर के ऊपर था तो भाई एक्सप्रेशन तो था ना उसका। अब उसमें माँ कुछ कहना चाह रही है, ये अभी मैं कल परसों ही पढ़ के गया हूं, वेद और सावित्री के बारे में माँ कह रही थी। पर अब ये चीजें इसीलिए किसी को कह नहीं सकते, वो समझ ही नहीं सकते भी कैसे समझे कि माँ किस शेड में कौन सी चीज कह रही है। इसीलिए वो मना करती थी कि ये पब्लिश नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी चीजें कोई भी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। माँ तो ये कह रही है कि जो आश्रम में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रकाश के प्रति जो सो कॉल्ड ज्यादा खुले हैं, जो बहुत सेंसिटिव हैं, उनसे भी जब मैंने ये बातें करी तो वो नहीं समझ पाए, दे फेल्ट लॉस्ट। उन्होंने कि ये माँ कैसी बातें कर रही है। जब वो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे, जो माँ के अंतरंग थे, जो माँ कह रही है कि प्रकाशित मन जो है, इल्यूमिन्ड माइंड है, थोड़ा थोड़ा उसके प्रति, या माइंड ऑफ लाइट है, उसके प्रति जो खुले हैं, ऐसे लोग ही उस भाषा को नहीं समझ पा रहे, हम क्या कल्पना कर सकते हैं? तो ये तो आम इंटरेस्ट की चीज नहीं है, और आध्यात्मिकता में कहीं भी ये सोचने देखने के लिए है ही नहीं, ये चीजें ही नहीं है, ये बातें ही नहीं है। तो ये संकलन हो जाएगा इस साल ही रेडी। ये काम भी अपना एक चल रहा है अभी लगातार के अंदर। हिंदी का तो हो ही चुका जो अपन कर रहे थे उसका। ठीक है, होम करें इसको अगली बार फिर बाद में पेज 35 से शुरू कर देंगे। हाँ ठीक है। पर इसमें एक रिक्वेस्ट जो मैं करना चाह रहा हूँ, एक तो समय से आए, कि हमारा ग्रुप ही अगर समय से न हो और तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज, इसको हम पढ़ के आए और मंथन करें, क्योंकि ये हम जिस स्तर पे समझ रहे हैं हमारी कल्पना से परे है। ये क्लेम मैं नहीं करता, मैं इतने सालों से भी, भारतीय संस्कृति जब पहली बार ये पुस्तक आई थी उसके काम से, पहली बार जब डायरी आई थी उसका अनुवाद, तो इतने वर्षों से लगातार बारीकी से करने के बाद भी रोज नए उद्घाटन होते हैं। जब माँ का ये पढ़ा और इतनी विशेष चीजें आती है, पूरा अपन ने ये पुस्तक तैयार करी है, उसका इंग्लिश किया है, उससे पहले वेद किया, उसका ट्रांसलेशन किया,
एक एक शब्द के ऊपर अपने को देखना पड़ता है कि श्री अरविंद यहाँ क्या कह रहे हैं। उसके बावजूद इतने बरसों बाद भी डेली जब कड़ियां जुड़ती हैं, और वो किसी भी समय जुड़ती हैं, आप नहा रहे हैं उस समय आपको ये चीज रिवील करिए, अरे इसका तो ये अर्थ है। आप भोजन कर रहे हैं, आप वो कब जुड़ेंगी पता नहीं, पर तब जुड़ेंगी जब आपकी चेतना में कोई चीज इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगी, अदरवाइज नहीं जुड़ेगी। तो ये कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है, पर क्योंकि जीवन बीत जाए तब अजीब लगे, उससे तो बढ़िया है कि पहले अजीब लग जाए। जीवन का समय बीत जाए और इतने गंभीर सत्य हैं जिनसे हम रूबरू हो सकते हैं, वो मौका चूक जाए, वो और ज्यादा गंभीर बात हो जाएगी। उससे गंभीर तो चीज हो ही नहीं सकती। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको आगे, और इसके ऊपर जो दे रखी है कमेंट्री, तब उसका परिप्रेक्ष्य समझ में आएगा। इससे हम इसको रोकते हैं। जय श्री जय श्री राम।